आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिप्टो में बहुत सारे लेक्चर्स ले चुका हूँ, इसमें भी कंसेप्ट समझा दूंगा, बट क्रिप्टो मैं नहीं समझाने वाला यार। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, देख लेना आराम से उसको। और सभी को पता ही है यार क्रिप्टो क्या होता है। बट यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 सब समझा दूंगा मैं। वो क्रिप्टो करेंसी पे भी अब लागू होगा। देखिए, भारत लगातार आगे बढ़ रहा है क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए। अश्नील ग्रोवर की किताब दोगलापन का मैंने रिव्यू किया था, तो अश्नील ग्रोवर ने खुद बोला है कि जब उनका ऑडियो लीक हुआ था तो जिसने लीक किया था उसने फिरौती मांगी थी, और वो क्रिप्टो में मांगी थी, बिटकॉइंस में मांगी थी। ठीक है ना। तो ये जो एनएफटी है, क्रिप्टो है, इन पे अब नजर रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सरकार जो है इसको मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर लेके आ गई है। ठीक है। तो सरकार ने ये जो प्रोविजंस है वो क्रिप्टो करेंसीज पे भी, या जितने भी वर्चुअल एसेट्स हैं, अबे डिजिटल करेंसी, सिंपल डिजिटल करेंसी, बस इतना समझो, डिजिटल एसेट्स करेंसी। जो अब जैसे आप बिटकॉइन है, बिटकॉइन से आप खरीद सकते हो एप्पल। अगर भारत में लागू होता, आपके पास बिटकॉइन है, आप कुछ भी, अब दुकानों में लागू हो जाता तो जाकर राशन पानी खरीद लो भैया, ये 2 किलो चावल दे देना, नहीं 10 किलो चावल दे देना, लो 4 बिटकॉइन रख लो। खैर इतनी तो वैल्यू कभी बिटकॉइन की गिरेंगी नहीं। ठीक है। तो कुछ भी आप खरीद सकते हो बिटकॉइन से, समझ रहे हो। लेकिन जहां पे वो वैलिड है, जहां पे वो लीगल है, जैसे भारत में तो लीगल है नहीं और इलीगल भी नहीं है, भारत बीच में कहीं अटका हुआ है ना। तो अभी ये वर्चुअल एसेट्स है। अब यही बता रहे हैं कि भैया बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गजट नोटिफिकेशन निकाला था 7 मार्च को, और बोला कि जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन है अब वो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे भी अप्लाई होगा। और आप पे एक और चीज अप्लाई होगी, आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। हमारे यूपीएससी कोर्सेज को आप जरूर अवेल करो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि ये जो कोर्सेज हमने आपके लिए बनाए हैं, अभी प्रीलिम्स की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। साथ ही साथ अभी एनसीईआरटी भी अपडेट होने वाली, तो आप एनसीईआरटी भी अवेल कर सकते हो। सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। होली 25 कूपन कोड आपको यूज करना है। तो भारत का जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, अब उसको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देनी पड़ेगी, एफआईयू को देनी पड़ेगी, अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो है वो देखी जा रही है। तो अब डिजिटल, जितने भी डिजिटल करेंसी है, बेसिकली वो नंबर ही होता है एक तरीके का, और होता ही क्या है, टोकन ही होता है, और इसी को आप इनकैश कर सकते हो, कोड ही होता है बेसिकली। बिटकॉइन भी वही तो है ही है। तो अगर हम बात करते हैं किसी भी तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी है, क्योंकि देखिए बिटकॉइन से ना आजकल बहुत भयानक झोलझाल हो रहा है। डार्क इंटरनेट पे तो बिटकॉइन से ही ट्रेड किया जा रहा है। आपके कंप्यूटर को हैक किया जाएगा तो आपसे बिटकॉइन ही मांगे जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन यूनिवर्सल करेंसी है भैया। मान लो मैंने तुम्हारे कंप्यूटर को हैक किया, मैंने कहा मुझे चाहिए 1 करोड़ रुपए, तुम लगे चल भाग, और चलो तुम मान भी गए, तो कहां ला के दोगे 1 करोड़ रुपए। अब बिटकॉइन, मैंने कहा कि मुझे चाहिए 100 बिटकॉइन, तो बिटकॉइन तो हर जगह चल जाएंगे, तो मुझे फटाक से ट्रांसफर कर दोगे, और उसको मैं किसी भी चीज के लिए यूज करूं। तो ये बिटकॉइन जो है, इससे क्राइम भी बढ़ते जा रहा है। अभी देखा ना, 613 मिलियन की बिटकॉइन हाइस्ट हुई, रॉबरी होगी बिटकॉइन की। अभी बिटकॉइन का क्रैश भी देखने को मिला, जब एकदम से बिटकॉइन की वैल्यू नीचे गई। क्यों? तो ये अभी इस समय काफी ज्यादा, स्पेशली लॉकडाउन में, भाई 2010 में बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो 50 पैसे थी, आज कहां करोड़ों में उसकी वैल्यू जो है वो एक बिटकॉइन की लाखों में घूम रही है। ये चीज है। तो जिसके पास उस समय बिटकॉइन होंगे और आज इसके बाद बिटकॉइन है, उसको तो बिना कुछ किए हुए अमीर हो गया है। और आज तो बिटकॉइन माइन करना भी बड़ा मुश्किल है। बिटकॉइन मतलब आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप ले लो, मैं खाली बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, ये चीज है। तो अब वही बता रहे हैं कि काफी ज्यादा दिक्कत हुई है जब से एक्सचेंज लॉन्च हुआ है। बट जैसा कि हमने बताया कि अभी तो इनके पास कोई क्लियर पॉलिसी थी नहीं। अभी बजट में इन्होंने क्रिप्टो पे अब टैक्स भी लगा दिया है कि कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी होगी तो उस पर टैक्स भी आपको देना पड़ेगा, और उस पर टीडीएस भी कटेगा। तो भारत रेगुलेट करने वाला है, और ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको रेगुलेट करो। अब आपको डरना है नहीं, अगर आप गलत काम नहीं करो तो आपको डरना ही नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो गलत काम कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया तरीके से, भाई बिटकॉइन को इलीगल थोड़ी ना है, आप लो, कोई इशू नहीं है, लीगल तरीके से लो। बड़ी मेहनत लगती है भैया बिटकॉइन माइन करने में, हाँ, लेकिन अगर आप उससे इलीगल कुछ कर रहे हो तो फिर वो गड़बड़ है। कई बार मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम आता है भैया, पैसा उधर दे दो, इधर बिटकॉइन ले लो, मनी लॉन्ड्रिंग है। तो यही बोला है कि जो एक्सचेंज वर्चुअल डिजिटल एसेट या फिएट करेंसी, या एक्सचेंज बिटवीन एक या दूसरे फॉर्म ऑफ वर्चुअल करेंसी या ट्रांसफर डिजिटल एसेट, अगर इन तरीके का ट्रांसफर होता है, सेफ कीपिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स
एनेबलिंग कंट्रोल ओवर वर्चुअल डिजिटल एसेट, पार्टिसिपेशन प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि किसी भी तरीके का अगर आप डिजिटल करेंसी का लेन देन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप उसका रिकॉर्ड को रख रहे हो, अगर पैसे आप दे रहे हो और उसके बदले में डिजिटल करेंसी ले रहे हो, गलत तरीके से ले रहे हो, तो बेटा वो सब इसके अंदर आएगा। और हम फिर पीएमएलए एक्ट 2002 का लगा देंगे, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी आपत्ति भी जता दी थी, क्यों, है ना। ये हिसाब किताब था। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वही कोड और नंबर होता है। क्रिप्टो पे तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला अब क्या होता है। टोकन जनरेटेड होता है और आप आसानी से उसको ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो बस एक नंबर ही होता है ना, बिट्स में ही होता है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अभी G20 में बोला भी था कि Web3 आ गया है, उसके बाद अभी डिजिटल आ गया है, तो हमको इस पे लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, हमको इस पे कानून बनाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। G20 सारे देशों से बात की, और अमेरिका, यूरोप, भाई साउथ अमेरिका ने तो बिटकॉइन पूरा लीगली करके रखा हुआ है खुद की इकोनॉमी तो बिटकॉइन पे ही चल रही है, क्यों, ये चीज़ है। तो अब वही है कि ये सब इवॉल्विंग करेंसीज हैं और इन पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट पे भी भैया 30% टैक्स जो है अगर ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो इस पे लगाया है। हालत खराब, मतलब अगर आपने बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन किया 30% देना पड़ेगा। वैसे भी सरकार 50% तो टैक्स ले ही जाती है जो अमीर होते हैं, है ना। और बाकी जो TDS है वो 1% और इस पे लगेगा, लो, है ना, और ले लो बिटकॉइन ठीक है। अभी देखो गिफ्ट भी कई बार क्रिप्टो डिजिटल एसेट कुछ भी हो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। तुम गिफ्ट दो अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पे, ढेर सारे बिटकॉइन दे दो, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पीएमएलए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग समझो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 2002 में आया था, 2002 में आया था। वियना कन्वेंशन के तहत भारत बाध्य था 1998 में। और ये सब, ये देख सकते हो ना कि ये जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक्स ड्रग्स 1988, फिर 1989 बेसल, ये सब जितने बोला कि ये जो है ना पूरी दुनिया की नॉर्म्स है, इसी के हिसाब से तुमको चलना है और एक लॉ लेके आओ मनी लॉन्ड्रिंग का। तब भारत जो है 2002 में पीएमएलए लेके आया। मनी लॉन्ड्रिंग पे भी मैंने बात की थी भैया, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में ही अंदर गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो आपका ब्लैक का पैसा वाइट करना, सिंपल तरीके से समझे। ब्लैक का पैसा क्या है, जो टैक्स, जिस पे आपको टैक्स नहीं देना है। और सिंपल तरीके से समझे, 10 रुपए है, मैंने कहा कि 10 रुपए कहां से है, अगर तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं है तो वो ब्लैक मनी है, सिंपल। तो होता क्या है इसमें कि मान लो कि जैसे तुम 50 लाख रुपए कमा रहे हो, 20 लाख के ऊपर वैसे भी GST देना है, 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं लगता। ज्यादा पैसे कमाओगे तो टैक्स 30% के स्लैब में आ जाओगे। अभी तो टैक्स क्या रिवाइज भी हुआ है वो पूरा स्लैब। तो मान लो 50 लाख रुपए तुम कमा रहे हो, वैसे भी तुमको साल का बता रहा हूँ, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ कमा रहे तो वैसे भी 18% GST प्लस 30%, 50% वैसे भी सरकार के पास चला जाएगा। तो अब तुम टैक्स बचाओगे। टैक्स प्लानिंग करो, प्लानिंग होती है, आराम से आप प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन सरकार अभी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रही है। ये सीधा इस बार का जो बजट था उससे क्लियर हो गया, जो न्यू टैक्स है वो शायद मैंडेटरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले समय में। सेविंग्स को इतना ज़्यादा सरकार जो है वो प्रमोट नहीं कर रही है। तो तुमने अब क्या किया, तुमने टैक्स बचाने के लिए खूब कैश निकाला, इधर उधर अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया, ये ला। तो वो क्या है, वो जो तुमको पैसा टैक्स में देना था वो तुमने पैसा क्या किया, अपने पास रख लिया। तभी तो 500 और 1000 के नोट को खत्म किया गया था, ताकि जो कैश है वो खत्म हो जाए, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो अब वो पैसा तुमने घर पे रख लिया कैश निकाल के, या तुमने कहीं पे तुमने किसी और को ट्रांसफर कर दिया और उससे तुमने कुछ खरीदवा दिया, वो अपने पास रख लिया। तुमने किसी और को, तुमने किसी और दूसरे अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया और उससे तुमने कैश निकाल दिया, वो भी अपने घर पे। तो बेसिकली तुमने टैक्स बचाने, जो जिस पैसे से तुमको टैक्स देना था वो पैसा तुमने कैश या बाकी किसी और एसेट के रूप में, इसमें बिटकॉइंस भी आते हैं, ठीक है, इसीलिए तो ये पीएमएलए लगेगा। अब वो अगर तुमने अपने पास रखा है तो सरकार फिर क्या करेगी, डंडा चलाएगी अपना। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले इसमें होता है प्लेसमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। प्लेसमेंट मतलब ये है कि वही कि जैसे मेरे पास खूब सारा पैसा है और मैंने अलग अलग अकाउंट में पैसा दिया, ये लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, और कुछ का कैश भी निकाल लिया, प्लेसमेंट हो गया ये, ठीक है ना। यानी कि अभी आपका पैसा ब्लैक का पैसा है, लेकिन वो खतरनाक है ना, तो अब उसको आपको वाइट करना है, यानी कि वही इलीगल पैसा घूम फिर के आपके पास आ जाए और वो लीगल तरीके से आ जाए। तो सबसे पहले तुम प्लेसमेंट करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में पैसों को बांट दोगे, 1 करोड़ के छोटे छोटे टुकड़े सबके अकाउंट में दे दिए। अब उसके बाद आता है लेयरिंग। अब यहां पे क्या है कि ये जो लेयरिंग में है ना, अब वो जो पैसा है जो तुमने दूसरों को दिया है वो कैश निकाल लेंगे और वो ट्रांसफर करते रहेंगे, लिंक टूट जाएगा। कैसे,
अगर तुमने पैसा बैंक में ट्रांसफर किया, भैया तुम्हारा रिकॉर्ड है, पैन कार्ड सबसे है, वो देखेगी बैंक कि अच्छा इतना इधर पैसा ट्रांसफर किया गया है। लेकिन अगर वो तुमने कैश निकाल लिया, अब पता ही नहीं बैंक को कि भैया कैश गया कहां। तो ऐसे करते करते जो छोटे छोटे टुकड़ों में तुमने पैसे दिए थे ना, वो बहुत सारे लोगों को बट गए थ्रू कैश के फॉर्म में, है ना। अब उसके बाद इंटीग्रेशन, अब वही जो पैसा सबको बटे हैं वो वापस इंटीग्रेट होके तुम्हारे पास आ गया। कैसे? मान लो कि जैसे शेल कंपनीज है, सबसे बेस्ट एग्जांपल और सबसे ज्यादा यही यूज होता है। तुमने अपने नाम से कोई कंपनी बना ली, तुमने कोई एनजीओ बना ली। अब यहां पे जो तुमने खूब सारे पैसे सबको बांट रखे थे, बोला कि देखो सब एक साथ इन्वेस्ट कर दो मेरी कंपनी में, और वो शेल कंपनी है, उसका ऑफिस ही नहीं है। जैसे बहुत और अच्छे से मैं हूं, मैंने क्या किया, मेरे पास बहुत सारे पैसे, अब मैंने वो छोटे छोटे पार्ट्स में देके सबको दे दिया, और मैंने बोला कैश निकाल लो, ठीक है, ताकि लिंक टूट जाए। अब वो जितना कैश है ना छोटे छोटे टुकड़ों में, 10 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, अब वो सारा का सारा तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना। लेकिन मेरी कंपनी है ये नहीं, मेरी कंपनी पेपर वर्क मैंने खाली दिखा दिए, उसका कोई ऑफिस नहीं है। और फिर मैं बोलूंगा कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया मेरे पास और मेरी कंपनी डूब गई, यानी कि क्या हुआ, वो पूरा घूम फिर के पैसा मेरे पास आ गया। समझ गए? तो यही होता है मनी लॉन्ड्रिंग। और ऐसे बिटकॉइन में भी होता है, आपके पास पैसा है, आपने पैसे हटा के आपने बिटकॉइन खरीद लिए, आपने ट्रांसफर कर लिया, फिएट करेंसी थी ना उसमें। तो ये हिसाब किताब है। तो इसी से ही निपटने के लिए आया आपका पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अब इसमें अगर हम बात करते हैं पीएमएलए की, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भैया कि ये आपकी मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ता है। लेकिन इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा सवाल भी खड़े किए थे, 3 जजेस की बेंच थी। ईसीआईआर पे सवाल थे। ईसीआईआर जैसे भैया इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी जो है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वही इसमें काम करता है। अब ये जो है ये ईसीआईआर, ठीक है, ये रजिस्टर करते हैं ये सबसे पहले। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू एफआईआर है, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एफआईआर है। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है ना। तो इट इज इक्विवेलेंट टू एफआईआर, ये बोला था। लेकिन बाद में कोर्ट ने बोला कि भैया एफआईआर अलग है, ये अलग है। एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, लेकिन ये तो खाली आपका कागज है। और इस कागज के, जैसे मान लो कि मैं हूं, अगर मेरे ऊपर आरोप लगे तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट मेरे पास आएगी, वो पहले ईसीआईआर मेरे ऊपर रजिस्टर करेगी, ठीक है। और अब ईसीआईआर जब भी वो मतलब वो डॉक्यूमेंट मेरे पास लेके आएगी, ठीक है, तो वो यही बोलेगी कि भैया देखो ऐसा है कि आप हमारे साथ चलो। तो मैं बोलूंगा क्यों चलो, तो वो ईसीआईआर दिखा देगी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब ये ईडी बोल रही थी कि ये एफआईआर के इक्वल है। तो कोर्ट ने बोला कहां भैया, कहां, ये खाली एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट को दिखा के तुम इंसान को ले जा रहे हो, ऐसा कहीं थोड़ी ना चलेगा। फिर इसमें जो सेक्शन 3 और सेक्शन 63 पे काफी बवाल हुए। अब सेक्शन 63 के हिसाब से इंसान की गवाही जो है, जो अक्यूज्ड है, उसके खिलाफ यूज हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने बोला नो 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 नो। फिर उसके बाद बोला कि पहले सिर्फ इसी इंसान को फंसाया जाएगा। मतलब जैसे मैं हूं, एंड और में बहुत ज्यादा सेक्शन 3 में जो एंड और जो प्रोजेक्शन, उसके बाद जो प्रोजेक्शन वर्ड आता है, क्योंकि देखिए कानून में क्या ना, एक वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो एंड और में बहुत ज्यादा था। तो पहले एंड था कि यानी कि अगर मैंने क्राइम किया तो मैं ही फंसूंगा। लेकिन बाद में कोर्ट ने बोला नो, और लगाओ इस पे, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो सब फंसेंगे। क्योंकि देखिए ये पूरा ट्रांसफर हो रहा है, मैंने पैसा दिया बहुत सारे लोगों को, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। उसके बाद उन्होंने अगले लोगों को दिया, वो भी इसमें इन्वॉल्व, एनजीओ को दिया, वो भी इसमें इन्वॉल्व। तो वो सब के सब जिनके पास पैसा, जिनको मैंने पैसा दिया है, मेरे ऊपर तो केस चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ जिनको पैसा दिया वो भी नपेंगे। समझ रहे हो? ये हिसाब किताब, ये सब कोर्ट ने बोला, ठीक है। और उसके बाद फिर पनिशमेंट भी काफी ज्यादा बढ़ाया। अब आपको बता दूं कि पहले तो ये था कि ये जो आप अगर केस है, ठीक है, पहले ये होता था कि बहुत ही कम रुपए में, जैसे मतलब अभी तो अगर आप 10,000 की भी अगर आप चोरी करते हो तो आप पकड़े जाओगे। लेकिन पहले 10 से 15 लाख, कितना, अगर उससे ज्यादा आप ऊपर कर रहे हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल गया, आप चेक कर लीजिएगा, तो आप पकड़े जाओगे। लेकिन अगर अभी तो आपने 10,000 की भी चोरी की है तो भी ईडी यहां पे आपको धर लेगी। ये हिसाब किताब है। और 3 से 7 साल की सजा जो है वो आपको मिलती है ना। पहले 5 लाख, यहां ये लिखा हुआ है 5 लाख की अपर लिमिट थी। और भी कोर्ट ने काफी कुछ बोला था जब इसमें बवाल हुआ था, ठीक है, सबूत के लिए बोला था और ईसीआईआर के लिए बोला था। फिर वही कि अब सबके सब जितने भी इसमें इन्वॉल्व है, हर कोई इसमें जो है वो नपेगा। यही हिसाब किताब है। तो
यही है, यही लेक्चर था। पीएमएलए के अंडर जो है वो क्रिप्टो आ गई है, तो ठीक है, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हैं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आप नपेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, टैक्स की अच्छे से प्लानिंग करिए। टैक्स ही, हालांकि टैक्स आपको हर एक चीज़ पे देना पड़ता है, ठीक है, ऐसा आप भूल जाइए कि टैक्स नहीं देता। अगर आप एक सुई भी खरीदे ना उसमें भी टैक्स लगता है, लेकिन ठीक है, टैक्स की प्लानिंग करिए। टैक्स की प्लानिंग करने से आप बहुत अच्छे से मतलब टैक्स भी बचा सकते हो। और अब वही है ना कि अगर आप पैसा नहीं दोगे सरकार को तो सरकार कहाँ से खर्चा चलाएगी। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा भैया। यूपीएससी का जो कोर्स है ना, उसके नए बैच 2024 का ये जो शानदार बैच है ना शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच।